हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल हरदोई रश्मि ब्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 228। इससे पहले इस कहानी के 227 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अब तक आप सबने पढ़ा था, सूर्यांश ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई तो रुद्र भी वापस से जाने लगा, लेकिन जाते जाते बिना पलटे ही बोला, और आज घर से बाहर मत जाना, घर पर ही रहना, बाहर जाना सेफ नहीं है तुम्हारा। सूर्यांश ने भी धीरे से हाँ में अपनी गर्दन हिलाकर कहा कि ठीक है चाचू। लेकिन सूर्यांश डिसाइड कर चुका था मन ही मन कि एक बार वो आकृति से जरूर मिलेगा, उसे अपने बेगुनाह होने का यकीन जरूर दिलवाएगा, क्योंकि इस तरह से वो अपने दिल पर इतना बड़ा दाग लेकर नहीं जी सकता था। इतना आप सब लोग पिछले भाग में देख चुके थे। अब देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है। वहीं रुद्र सीधे नील के कमरे में आ गया। नील बेड पर बैठा हुआ था और देखकर ही पता चल रहा था कि इस वक्त वो कितना ज़्यादा परेशान है। रुद्र जाकर नील के पास कुर्सी डालकर बैठ गया। उसने नील के हाथ पर अपना हाथ रखा तो नील बोलता है कि रुद्र, तेरे समझाने से मुझे समझ में नहीं आएगा। रुद्र बोलता है कि मुझे शीला ठीक नहीं लगती है यार, और तन्वी को देखकर भी लगता है कि वो इतनी सीधी नहीं है जितना कि बनने की कोशिश कर रही थी। तो इतनी जल्दी कैसे हार मान सकता है। नील ने रुद्र का हाथ अपने हाथ से हटाया और गुस्से में बोलता है कि 100 बात की एक बात, सूर्यांश बिना कपड़ों के तन्वी के साथ एक बिस्तर पर था ना, और ये तूने भी देखा था और मैंने भी देखा था, तो फिर मैं अपनी आंखों को कैसे मीच लूं। अवनी मुझसे पूछेगी मैंने अपने बेटे को किस हालत में देखा था, तो मैं क्या कहूँगा उससे। इस बात को तो हम झुटला नहीं सकते हैं ना, आंखों देखी बात को कैसे झुटला सकते हैं यार। रुद्र बोलता है कि हो सकता है कि शीला ने हमारे बेटे को फंसाया हो। नील बोलता है कि सूर्यांश बच्चा नहीं है, 25 साल का मर्द हो गया है वो, जो वो फंस जाएगा। और तुम्हें लगता है कि सूर्यांश को तन्वी ने फंसा लिया, और कैसे फंसा लिया, क्या तुम मुझे बता सकते हो। मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा खराब है रुद्र, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन हमारी इमेज मार्केट में खराब हो, इससे अच्छा है कि हम सूर्यांश की शादी और तन्वी की शादी करा दें। तभी रुद्र एकदम से खड़ा हुआ और गुस्से में बोलता है कि अच्छा, बड़ा सही तरीका निकाला है तूने अपनी इमेज को ठीक करने का, और सूर्यांश की जिंदगी को दांव पर लगा देगा तू अपनी इमेज के लिए। वही जिंदगी भर वो तन्वी के साथ एक रिश्ते में बंध जाए जिसमें वो घुट घुट कर रहता रहे, घुट घुट कर मर जाए, है ना, क्या चाहते हो तुम। नील बोलता है कि तन्वी और सूर्यांश की शादी होगी, बस बात खत्म, मुझे और कुछ नहीं पता। और अगर ये शादी नहीं हुई ना तो शीला पूरी सोसाइटी में हमारी इज्जत उछाल देगी, और हो सकता है कि हमारे बेटे पर रेप के अटेम्प्ट का केस भी कर दे, और फिर तो तुम क्या ही करोगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे हम लोग, बताओ ना। तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ शीला कैसी है, शीला पर यकीन नहीं कर सकते हैं हम 1% भी। वो कुछ भी कर सकती है हमारे बेटे के साथ। फिलहाल के लिए तो शीला की बात मानने के अलावा हमारे पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है रुद्र। रुद्र भी गुस्से में भी नील को ही देख रहा था और फिर वो चुपचाप वहां से जाने लगा। तो नील बोलता है कि रुद्र, तुम बातों को समझने की कोशिश करो यार। रुद्र बिना पलटे ही बोलता है कि मुझे नहीं आती है तेरी इज्जत वाली बातें समझ में, समझा ना। मुझे बस इतना पता है कि सूर्यांश की जिंदगी बर्बाद नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उससे मतलब नहीं है। रात के वक्त प्रताप हाउस में किसी ने भी खाना नहीं खाया था। नकुल भी अपनी बालकनी में खड़ा हुआ था और तभी सामने से प्रज्ञा को देखा। तो नकुल ने भी अपने हाथ को उठाकर उसे हाय कहा, लेकिन प्रज्ञा बिना नकुल को रिप्लाई किए ही चुपचाप अंदर चली गई। नकुल बहुत ही ज़्यादा हैरानी से प्रज्ञा की तरफ देखता रहा और उसकी बालकनी की तरफ ही वो भी देख रहा था कि इतने में ही उसने अपनी बालकनी से सीधा गार्डन में जंप मार दी और फिर भागता हुआ प्रताप हाउस की 8 फुट की दीवार कूदकर सचादेवा हाउस की 5 फुट और 6 इंच की दीवार कूदकर सीधा सचादेवा हाउस के गार्डन में आ गया। वो कमर पर अपने हाथ रखकर प्रज्ञा की बालकनी की तरफ ही देख रहा था और फिर उसने वहां पर रखे हुए एक बड़े से गमले पर पैर रखकर उछाल कर प्रज्ञा की बालकनी पकड़ ली, और देखते ही देखते वो प्रज्ञा की बालकनी तक पहुंच गया था। नकुल के लिए ये सब कुछ काम करना तो एकदम उसके दाएं हाथ का खेल था। ये सारी चीज़ें तो वो आए दिन करता रहता था। हाँ, लेकिन जब प्रज्ञा नकुल से मिलने के लिए आई थी तब बेचारे ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी उसने भी, क्योंकि उसके लिए ये आसान काम बिल्कुल भी नहीं था। नकुल सीधा प्रज्ञा के कमरे में आ गया।
प्रज्ञा इस वक्त पेट के बल लेटकर अपने मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रॉल कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई वीडियोस देख रही हो, लेकिन वो नकुल की ही फोटो देख रही थी। और तभी प्रज्ञा ने अपने बराबर में नकुल को लेटे हुए महसूस किया। वो एकदम से डरकर उठकर बैठ जाती है। नकुल भी उठकर उसके बेड पर बैठ गया। प्रज्ञा भी नकुल को ही देख रही थी और अगले ही पल उसने नकुल के गाल पर हल्का सा चांटा मारकर कहा कि तुमने मुझे डरा दिया। पता भी है मेरी हार्ट बीट कितनी तेजी से भाग रही है। प्रज्ञा खड़ी होकर हाथ बांधकर बोली, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? नकुल ने भी इशारों में ही कहा कि तुम मेरे कमरे में क्या कर रही थी? प्रज्ञा बोलती है कि मैं तो सॉरी बोलने के लिए आई थी। नकुल ने भी अपने दोनों ही कान पकड़ लिए और अगले ही पल घुटनों के बल बैठ गया प्रज्ञा के सामने। प्रज्ञा कुछ देर तक तो हैरानी से नकुल को ही देखती रह गई। और सच में नकुल बहुत ही ज्यादा मासूम था। चोर नहीं होता तो शायद उससे ज़्यादा अच्छा लड़का प्रज्ञा को शायद कभी भी नहीं मिल पाता। प्रज्ञा बोलती है कि मुझे तुम्हारी सॉरी एक्सेप्ट नहीं करनी है, जाओ यहाँ से तुम। किसी ने भी अगर गलती से भी यहाँ पर तुम्हें देख लिया ना तो फिर बहुत ज़्यादा मुसीबत हो जाएगी। नकुल ने भी ना में अपनी गर्दन हिला दी। वो जैसे बैठा था बस वैसे ही बैठा रहा। प्रज्ञा ने नकुल की बाह पकड़कर उसे उठाया और बोलती है कि अच्छा ठीक है, माफ़ कर दिया तुम्हें मैंने, अब जाओ यहाँ से, अब तो तुम जा सकते हो ना। ये कहकर प्रज्ञा नकुल को बालकनी में खींचकर लेकर आ जाती है, लेकिन नकुल बालकनी से पड़े हुए झूले पर आराम से बैठ गया और उसने भी प्रज्ञा का हाथ पकड़कर अपनी गोद में ही उसे वहां पर बैठा लिया। और इसी के साथ प्रज्ञा की दिल की धड़कनें तो थोड़ी स्पीड के साथ भागने लगी थी। उसके अंदर नकुल को लेकर पहले ही बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आ चुकी थी, लेकिन नकुल भी अब मान चुका था कि जो होगा देखा जाएगा। प्रज्ञा नकुल की बाहों से आज़ाद होना चाहती थी, लेकिन नकुल ने भी प्रज्ञा पर अपनी पकड़ पूरी तरीके से एकदम से कसी हुई थी। प्रज्ञा ने इस बार बहुत ही धीरे से कहा कि नकुल प्लीज़, मुझे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। नकुल ने अपनी पकड़ थोड़ी सी लूज कर दी और प्रज्ञा भी नकुल की गोद से उठकर सीधे सामने रखी हुई चेयर पर आकर बैठ गई और बोली कि क्यों आए हो तुम इतनी रात को यहाँ पर? नकुल ने इशारों में कहा कि बात करने के लिए आया हूँ तुमसे। प्रज्ञा बोलती है कि क्या बात करनी है तुम्हें? नकुल ने इशारों में ही समझाया, बड़ी माँ रो रही हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे नहीं लगता है कि सूर्यांश भाई ने ये सब कुछ किया होगा, ये बिल्कुल गलत है। प्रज्ञा बोलती है कि हाँ, यही तो मुझे भी लगता है कि सूर्यांश भैया ने ऐसा कुछ भी नहीं किया हो ना हो शीला आंटी ने बहुत ही ज़्यादा चालाकी दिखाई है और तन्वी उसके अनगिनत बॉयफ्रेंड्स हैं। लेकिन क्या चाल चली है इन दोनों ने, माँ बेटी ने। सूर्यांश भैया को अच्छे से फंसा दिया है दोनों ने। नकुल भी इशारों में ही बातें कर रहा था और प्रज्ञा इशारे समझ समझ कर नकुल को जवाब दे रही थी। दोनों ही बालकनी में बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे। प्रज्ञा भी नकुल की तरफ ही देख रही थी और नकुल भी इशारों में कुछ बात करता हुआ कि इतना ज़्यादा क्यूट लगता था कि प्रज्ञा अपना दिल नहीं रोक पाती थी। तो वहीं दूसरी तरफ सूर्यांश ने खुद को बहुत रोका, लेकिन उसके बावजूद भी वो सीधा संकल्प और अक्षत के साथ आकृति के घर पहुंच गया था। सूर्यांश गाड़ी से बाहर निकला और साथ ही साथ अक्षत और संकल्प भी गाड़ी से बाहर निकल आते हैं। संकल्प बोलता है कि भैया एक बार फिर से सोच लो, आप पापा को अगर गलती से भी पता चल गया ना तो बात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी। सूर्यांश ने कहा कि एक बार आकृति को अपनी सफाई दे दूं, बस मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं नहीं करूंगा तन्वी से शादी बिल्कुल भी, लेकिन मुझे आकृति को अपनी सच्चाई का सबूत तो देना ही होगा ना। मुझे इस बात का डर नहीं है कि मीडिया में मेरे बारे में क्या बोला गया है और क्या न्यूज़ चल रही है, लेकिन इस बात का डर ज़रूर है कि आकृति मुझे गलत समझेगी। ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। आचत ने कहा कि भाई ठीक है, फिर जो होगा देखा जाएगा, या तो तीनों ही बच जाएंगे या फिर मम्मी पापा से कुट ही लेंगे तीनों के तीनों। पर ये तो सोचो कि अंदर कैसे जाएंगे और कैसे भाभी से आप बात करोगे। संकल्प ने कहा कि सामने से अंदर जाएंगे तो सक्षम भड़क जाएगा और हो सकता है कि हमें आकृति भाभी से मिलने भी ना दे। वो पीछे की तरफ से चलते हैं ना। फाइनली अब तीनों ही भाई सक्षम के घर के पिछले वाले गार्डन में आ गए थे। संकल्प भी घोड़ा बना हुआ था और अक्षत बोलता है कि सोच क्या रहे हो आप भाई? इसकी कमर पर पैर रखकर जंप करके भाभी की बालकनी को पकड़ लो आप और सीधा कमरे के अंदर चले जाओ। सूर्यांश ने भी वैसा ही किया और भाग कर आया और संकल्प की कमर पर पैर रखकर उछल कर एकदम आकृति की बालकनी को पकड़ लेता है और देखते ही देखते वो आकृति की बालकनी में चढ़ गया। उसने भी मुड़कर अपने दोनों ही भाइयों की तरफ देखा और फिर धीरे से ही बोला कि अगर कोई भी खतरा नजर आए तो तुम दोनों ही यहाँ से भाग जाना। समझ गए हो ना तुम दोनों? दोनों ने ही अपने भाई की तरफ देखा और
झट से अपनी गर्दन हाँ में हिला दी, लेकिन ये बात तो तय थी कि वह अपने भाई को किसी भी मुसीबत में छोड़कर तो बिल्कुल भी भागने वाले नहीं। सूर्यांश भी कमरे में आया तो आकृति बेड पर बैठकर घुटनों के बल सर रखकर रो रही थी। वो कई बार खुद को चुप करवा चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसका रोना कम नहीं हो रहा था। सूर्यांश ने भी आकृति को ऐसे रोते हुए देखा तो वो भी समझ गया था कि आकृति भी उससे उतना ही ज़्यादा प्यार करती है जितना कि वो आकृति से प्यार करता है। नहीं तो आकृति उसके लिए इतना ज़्यादा रो ना रही होती। सूर्यांश धीरे धीरे आकृति के सामने जाकर बेड पर बैठ गया। आकृति ने सिर उठाकर सूर्यांश को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं, लेकिन अगले ही पल उसने सूर्यांश के गाल पर एक जोरदार चांटा मार दिया। सूर्यांश का चेहरा तो एक तरफ हो गया था। उसने आकृति को देखा और बोला कि आकृति, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तन्वी के साथ कुछ भी कर सकता हूँ? आकृति को और ज़्यादा गुस्सा आ गया और वो बेड से खड़ी हुई और गुस्से में बोली कि अगर तुमने कुछ नहीं किया है तो तुम तन्वी के साथ एक ही कमरे में क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे तुम तन्वी के साथ? पूरी मीडिया में तुम्हारी बात फैली हुई है। तुम्हारी आधी नंगी फोटो मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है और तुम कह रहे हो कि तुम्हारा और तन्वी का कुछ भी नहीं चल रहा है। अरे जब तुमसे मिली थी ना तो ऐसा लगता था कि तुम बहुत ज़्यादा शरीफ हो, लेकिन ये नहीं पता था कि इस शराफत के पीछे एक घटिया इंसान भी बैठा हुआ है। तुम जाओ यहाँ से, वरना मैं भाई से कह दूंगी और फिर भाई तुम्हें धक्का देकर यहाँ से निकालेंगे। सूर्यांश ने गुस्से में और बेचैनी में आकृति की दोनों ही बाहें पकड़कर उसे दीवार से लगा दिया और बोला कि आकृति, मेरा भी दिमाग बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है। मैं सुबह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। रात तक इंतज़ार कर रहा था कि तुमसे मिलूंगा और तुम्हें सच्चाई बताऊंगा, लेकिन तुमने तो मेरी सच्चाई सुनने से पहले ही फैसला सुना दिया। क्या सच में तुम्हें लगता है कि मैं तन्वी जैसी लड़की के साथ रात गुजारूंगा? सच में तुम्हें ऐसा लगता है? आकृति कुछ भी नहीं बोल रही थी, लेकिन उसकी आंखों से आंसू लगातार टपके जा रहे थे। सूर्यांश ने आकृति को समझाते हुए कहा कि मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या हुआ था। उस वक्त मेरा सर घूम रहा था और होश एकदम से उड़ रहे थे। तन्वी मेरे कमरे में आई और मैंने उसे धक्का देकर खुद से दूर किया। उसके बाद मैं बेड से नीचे गिर गया और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। सुबह आँख खुली तो दुनिया भर की मीडिया मेरे कमरे में मौजूद थी। इससे ज़्यादा मैं तुम्हें अपनी सफाई नहीं दे सकता हूँ। आकृति, तुम्हें क्या लगता है मैं किस तरीके का आदमी हूँ? अगर मैं थोड़ा भी बुरा होता ना तो क्या यहाँ पर तुम्हारे सामने खड़ा होता, तुम्हें अपनी सच्चाई का सबूत देने के लिए आता? आकृति ने भी सूर्यांश के सीने पर हाथ रखकर धक्का दिया और रोते हुए बोली कि मुझे तुमसे कोई सबूत नहीं चाहिए। जैसे आए हो वैसे ही चले जाओ, वरना सूर्यांश मैं सच में कुछ कर दूंगी। मैं बार बार तुम्हारी गलतियों को माफ़ नहीं कर सकती हूँ कभी भी। जाओ यहाँ से, वरना मैं सच में भाई को बुला लूंगी अभी। सूर्यांश को भी गुस्सा आ गया और वो चलते हुए बोला कि मैं डरता नहीं हूँ तुम्हारे भाई से। सूर्यांश ने इतना ही कहा था कि तभी उसके मुंह पर जोरदार पंच आकर लगा। सूर्यांश आकृति से दूर हो गया और उसने देखा तो सामने सक्षम खड़ा हुआ था और सक्षम ने अपनी मुट्ठी कसी हुई थी। उसकी आंखों में इस वक्त गुस्से के सिवाय कुछ भी नहीं था। सूर्यांश ने भी सक्षम की तरफ हाथ दिखाकर कहा कि सक्षम, मेरी बात सुनो, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे नहीं पता है कि मैं तन्वी के साथ उस हालत में कैसे पहुंचा। सूर्यांश ने इतना ही कहा था कि तभी सक्षम ने एक और मुक्का उसके मुंह पर मारा। सूर्यांश 2 कदम पीछे हट गया और उसने भी फिर सक्षम को अपनी सफाई देते हुए कहा कि सक्षम, मेरी बात सुनो, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे नहीं पता है कि मैं उस कमरे में कैसे आया, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ कि मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया है। लेकिन सक्षम तो अभी सूर्यांश की बात ही नहीं मान रहा था। उसने एक और पंच सूर्यांश के मुंह पर जड़ दिया तो सूर्यांश के होंठों से खून आने लगा, लेकिन फिर भी उसने सक्षम पर हाथ नहीं उठाया। उसने आकृति की तरफ देखा जो कि एक कोने में बस आंखों से आंसू लिए खड़ी हुई थी। सूर्यांश ने फिर से सक्षम से कहा कि सक्षम, तू जानता है बिजनेस वर्ल्ड में ये सब कुछ होता रहता है। मैं सच कहता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने का एक मौका तो मिलना चाहिए ना। लेकिन सक्षम, उसने तो एक और पंच मारने के लिए अपना हाथ उठाया ही था तो इस बार सूर्यांश ने भी सक्षम का हाथ वहीं पर पकड़ लिया और फिर उसके पेट पर जोर से एक लात मारी। सक्षम भी जमीन पर धड़ से एकदम से गिर पड़ा तो सूर्यांश ने एक बार फिर उसे समझाते हुए कहा कि सक्षम, मैं हाथ नहीं उठा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुझे मार नहीं सकता हूँ। मैं आकृति को बस अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। ये कहकर उसने भी आकृति की तरफ देखा और बोला कि आकृति, मेरी बातों पर यकीन तो करो, मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दो तो मैं प्रूव कर दूंगा कि मेरे और तन्वी के बीच में कुछ भी नहीं है।
इतने में ही सक्षम खड़ा हुआ और उसने भी सूर्यांश को मारने के लिए अपना हाथ उठाया तो सूर्यांश ने हाथ वहीं पर पकड़ लिया और खींचकर एक पंच उसके मुंह पर मारा। दोनों के बीच में अब हाथापाई होने लगी तो आकृति बस आंखों में पानी लिए दोनों को देखे जा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सक्षम भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था और सूर्यांश, उसे तो समझ में आ ही गया था कि सक्षम को मुंह से बात समझ में नहीं आती है। सक्षम को उसी की भाषा में समझाना पड़ेगा और इसीलिए उसका भी हाथ उठ गया था। दोनों ही लड़ रहे थे और आखिरकार आकृति ने भी सक्षम की बाजू पकड़कर उसे सूर्यांश से दूर किया और सूर्यांश की बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और खींचकर एक थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। सूर्यांश का चेहरा एक तरफ हो गया और उसने भी गुस्से में आकृति की तरफ देखा तो आकृति ने भी चिल्लाते हुए कहा कि मुझे नहीं सुननी है तुम्हारी सफाई, ना ही तुमसे कोई मतलब रखना है। मैं पहले ही तुमसे कोई मतलब नहीं रखना चाहती थी। तुम्हारे धोखे ने मुझे अंदर से तोड़ दिया है। अब तो मैं तुमसे कोई वास्ता भी नहीं रखना चाहती हूँ। मेहरबानी करके चुपचाप यहाँ से चले जाओ सूर्यांश, और हाँ, पलट कर इस घर की तरफ कभी देखना भी मत, समझे तुम। दुनिया में बस मैं और तुम ही नहीं है जिन्होंने प्यार किया है और जो दूर हो जाएंगे। हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में। ये सुनते ही सूर्यांश ने भी चिल्लाते हुए कहा कि मुझे दुनिया की नहीं पड़ी है, मुझे बस अपनी पड़ी है। आकृति, मुझे तुम पसंद आई हो और मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। अब तुम खुशी से मुझसे शादी करती हो तो अच्छी बात है, वरना उठाकर लेकर जाऊंगा। करोगी तो तुम मुझसे ही शादी। सूर्यांश की ये बात सुनकर सक्षम को गुस्सा आ गया था और वो सूर्यांश की तरफ एक कदम और आगे बढ़ा और गुस्से में बोला कि तू मेरी बहन को उठाकर लेकर जाएगा और तू ये बात मेरे ही सामने आकर कह रहा है। तू मेरी बहन को हाथ लगाकर तो दिखा। तेरे पापा और तेरे चाचू के सामने ही तेरा हाथ तोड़कर कुत्तों को ना खिला दिया ना तो फिर मेरा नाम भी सक्षम नहीं, समझा। तो सूर्यांश भी अब सक्षम को मारने के लिए अपना हाथ आगे की तरफ उठाया ही था, लेकिन तभी आकृति फिर से बीच में आकर खड़ी हो गई और बोली कि सूर्यांश, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से अभी के अभी, और आज के बाद मुझसे मिलने की कभी भी कोशिश भी मत करना तुम, समझे। वरना इस बार मैंने अपने भाई को रोक लिया है, अगली बार बिल्कुल नहीं रोकूंगी, समझे ना। सूर्यांश भी गुस्से में आकृति को देख रहा था और फिर वो बोलता है कि क्या सच में तुमको मेरे ऊपर यकीन नहीं है। आकृति ने भी गुस्से में कहा कि नहीं है, नहीं है मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन, समझे। अब जाओ यहाँ से, तुम जाओ यहाँ से सूर्यांश। सूर्यांश भी गुस्से में अब एकदम से कमरे से बाहर निकल गया और उसे इस वक्त आकृति पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और सबसे ज़्यादा गुस्सा तो सक्षम पर आ रहा था। वो सीधा घर से निकल कर अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया। अक्षत और संकल्प भी गाड़ी में ही बैठ गए थे और फिर संकल्प बोलता है कि क्या हुआ है भाई, उस सक्षम के बच्चे ने भाभी से बात नहीं करनी थी क्या आपको। अक्षत बोलता है मुझे भी ऐसा ही लगता है यार, देखना भाई के चेहरे पर कितनी ज़्यादा चोटें लगी हैं, अभी उसे बताकर आता हूँ मैं। ये कहकर अक्षत भी गाड़ी से बाहर निकलने को हुआ कि तभी सूर्यांश ने उसे रोकते हुए कहा कि नहीं अक्षत, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। एक भाई अपनी बहन के लिए इतना तो करेगा ही ना। और कुछ देर तक गाड़ी में एकदम से सन्नाटा रहता है तो संकल्प बोलता है कि अब घर चलते हैं, तसल्ली से बैठकर बात करेंगे भाई। सूर्यांश ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तो वहीं दूसरी तरफ आकृति भी अपने भाई के गले लगकर बस रोए जा रही थी और सक्षम उसे चुप करवाने की कोशिश कर रहा था। आकृति बोलती है कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना है भाई, प्लीज़ मुझे यहाँ से भेज दो कहीं बाहर, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। सक्षम ने आकृति के बालों को सहलाते हुए कहा कि बस बस शांत हो जाओ, तो मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, कुछ भी नहीं होगा। अपने दर्द से, अपने डर से लड़ना सीखो आकृति, अभी तो ज़िंदगी बहुत लंबी है, पता नहीं ज़िंदगी में ऐसे कितने मोड़ आएंगे तुम्हारे। हमें खुद को तैयार करना चाहिए हर मुसीबत से लड़ने के लिए। अब तुम चुप हो जाओ। और तभी सक्षम का फ़ोन रिंग करने लगता है। सक्षम ने अपना फ़ोन निकाला और स्क्रीन पर जो नंबर था उसे देखकर सक्षम के भाव एकदम से बदल गए थे। उसने फ़ोन रिसीव किया और बोला कि हाँ मैं आ रहा हूँ। ये कहकर उसने भी फ़ोन को कट किया और फिर आकृति को बेड पर बैठाकर बोलता है कि अब बस शांत हो जाओ तुम और चुप हो जाओ, रोने की ज़रूरत नहीं है, कुछ दिनों के लिए यहाँ से चलते हैं, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो वापस आ जाएंगे। आकृति ने भी बस हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और सक्षम ने भी आकृति के आंसू पोंछे और बोला कि मुझे ऑफिस के काम से जाना है, कर लोगी खुद को मैनेज तुम। आकृति ने फिर से हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर सक्षम भी वहाँ से बाहर की तरफ निकल गया। सक्षम सीधा सीढ़ियों से होता हुआ नीचे आ गया और अपने स्टडी रूम में चला गया। उस स्टडी रूम में शीला सक्षम के मेन चेयर पर बैठी हुई थी और सक्षम, जो कि शीला को अपनी मेन चेयर पर बैठा हुआ देखकर अंदर तक एकदम से जल
धुन गया था वो भी एकदम से गुस्से में शीला के पास आ गया और शीला की बाजू पकड़कर उसे उठाते हुए बोलता है कि श्रीमती शीला भाटिया, ये मेरे पापा की कुर्सी है और इस पर मैं भी बहुत इज्जत के साथ बैठता हूँ। तुम मेरे पापा की कुर्सी पर बैठकर मेरे पापा की इंसल्ट कर रही हो। शीला ने भी हल्के से मुस्कुराते हुए कहा कि अरे बेटा, मुझे क्या पता था कि ये तुम्हारे पापा की कुर्सी है। मुझे यहाँ पर बैठने की जगह दिखाई नहीं दी ना, तो फिर मैं उसी कुर्सी पर आकर बैठ गई। सच्चम ने भी शीला को उंगली दिखाते हुए कहा कि ज़्यादा स्मार्टनेस मेरे सामने मत दिखाया करो, समझी तुम। जितना तुम्हें तुम्हारे बारे में नहीं पता है ना, उससे कई ज़्यादा मुझे तुम्हारे बारे में पता है। इतना बड़ा सोफ़ा तुम्हें दिखाई नहीं दिया जो तुम मेरे पापा की कुर्सी पर आकर यहाँ पर बैठी हुई थी। शीला बोलती है कि अच्छा अच्छा ठीक है, इतना ज़्यादा गुस्सा मत करो तुम, बीपी हाई हो जाएगा तुम्हारा, और अभी तो तुम्हारी उम्र बहुत ज़्यादा छोटी है, अभी से ही बुढ़े वाली बीमारी हो जाएंगी क्या। सच्चम ने भी शीला को उंगली दिखाते हुए कहा कि काम की बात करो, फालतू की बकवास सुनने का आदी नहीं हूँ मैं, समझी ना। और हाँ, शीला ने इस बार हाथ बांधते हुए कहा कि मेरे 2 करोड़। सच्चम बोलता है कि एक दिन का भी इंतजार नहीं हुआ तुमसे। शीला ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि नहीं, क्यों होगा मुझे इंतजार, बहुत बड़ा रिस्क लिया था मैंने, और वो भी तुम्हारे कहने पर, समझे ना। वरना मुझे तो रुद्र और नील से बहुत ज़्यादा डर लगता है, उनके रुतबे से अनजान नहीं हूँ मैं। बड़ी मुश्किल से तो मैंने माथा पीट कर नील को शादी के लिए मनाया है, और अब अगर मुझे पैसे देने में थोड़ी सी भी देरी करोगी तो मुझे तो बुरा लगेगा ही ना। तो फिर सच्चम ने भी गुस्से में एक ड्रॉवर खोला और उसमें से चेक बुक निकाली और उस पर साइन किया, और फिर शीला की तरफ उस चेक को फेंकते हुए बोला कि ये रही तुम्हारी और तुम्हारी उस घटिया बेटी तन्वी की कीमत। अब चुपचाप से उठे निकालो और निकलो यहाँ से, लेकिन अगर शादी नहीं हुई ना तो फिर पैसे हलक में से निकाल लूंगा मैं। शीला ने भी गिरा हुआ चेक उठा लिया और बोली कि मेरी घटिया बेटी ही तुम्हारे काम आई है, वरना तुम अकेले कुछ भी नहीं कर पाते। सच्चम ने गुस्से में शीला को देखते हुए कहा कि 2 करोड़ रुपए दिए हैं मैंने तुम्हें और तुम्हारी उस बेटी को, और कोई होता ना तो 50,000 में भी ये काम कर देता। अब जैसे आई थी ना वैसे ही चुपचाप से चली जाओ, और अगर शादी नहीं हुई ना तो फिर ऐसी मुलाकात एक बार फिर से होगी हमारी जहाँ तुम मुझे मेरे पैसे लौटाओगी। शीला बोलती है कि मैं कच्ची गोलियां नहीं खेल रही हूँ। आज तक जब तुम मेरे पास ऑफर लेकर आए थे तब मैंने सोच लिया था कि इसमें तो मेरा भी फायदा है और तुम्हारा भी। मैं अपने फायदे के लिए ही किसी भी हद तक जा सकती हूँ। सच्चम ने भी हाथ बांधकर कहा कि प्रताप फैमिली है वो, उसे बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं है जितना कि तुम और तुम्हारी बेटी समझती हो, समझी ना। सिर्फ नीलकंठ प्रताप सिंह के कह देने से कुछ नहीं होता है। जब तक वो रुद्राक्ष प्रताप सिंह अपने भाई के साथ है ना, तब तक शायद ही तुम्हारी बेटी की शादी सूर्यांश से हो पाएगी, और अगर तुम्हारी बेटी की शादी सूर्यांश से नहीं हुई ना तो तुम जानती नहीं हो मैं कितना ज़्यादा खतरनाक इंसान हूँ। शीला भी अपने कदम पीछे लेते हुए बोलती है कि जानती हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा खतरनाक हो। वादा है ये मेरा, मैं तन्वी और सूर्यांश की शादी करवा कर ही रहूँगी, चाहे उसके लिए मुझे प्रताप फैमिली पर केस ही क्यों ना करना पड़े, मैं सब कुछ करूँगी। सच्चम के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो बोलता है कि अगर केस करोगी तो फिर बता देना, सारा खर्चा मैं खुद उठाऊंगा, लेकिन उस परिवार को बदनाम कर दो। शीला ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और पलटकर वहां से जाने लगी, लेकिन जैसे ही पलटकर जाने लगी वैसे ही उसकी टक्कर सूर्यांश से एकदम से हो गई। सूर्यांश ने भी अपनी ऐब्रो चढ़ाकर शीला को देखा और शीला आंखें फाड़कर सूर्यांश को देख रही थी, तो वहीं सच्चम उसके दिल की धड़कनें तो अभी थोड़ी सी बढ़ गई थी। सूर्यांश ने सच्चम को देखा और बोला कि यकीन नहीं आता है कि ये सब कुछ तूने किया है। सही बात है, तेरी सगी बहन होती ना तो शायद तू ऐसा कभी भी ना करता। इतने में ही शीला ने भी एक्टिंग करते हुए कहा कि बेटा तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस सच्चम से ये कहने के लिए आई थी कि वो अपनी बहन को समझा ले, क्योंकि अब तुम्हारी शादी तो मेरी बेटी से होने वाली है ना, बस इसीलिए उसे समझाने के लिए आई थी। सूर्यांश कुछ देर तक तो शीला को ही देखता रहा और फिर अगले ही पल उसने मुस्कुराते हुए कहा कि शायद आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं आंटी, मुझे तन्वी से शादी करके सेटल हो जाना चाहिए। आप जाइए, मैं आपकी बेटी से ही शादी करूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ना मेरे ऊपर केस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और ना ही एक्टिंग करने की ज़रूरत है। अब जाइए यहाँ से, जाकर शादी की तैयारियाँ कीजिए, अब तो शादी आपकी बेटी से ही होगी। शीला के चेहरे पर भी बहुत बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी, लेकिन सच्चम के भाव वैसे के वैसे ही थे जहाँ तक उसने सूर्यांश को समझा था। सूर्यांश इतनी जल्दी तो घुटने नहीं टेकता। शीला ने भी एक नज़र सच्चम को देखा और फिर चुपचाप वहां से चली गई। उसके जाते ही सूर्यांश ने भी सच्चम के स्टडी रूम में अपना कदम रखा और उसकी तरफ देखते हुए गुस्से से बोलता है कि अगर मैं तेरी बहन को बता दूं कि तू ये सब कुछ कर रहा है, तूने ही ये सारी चीजें रचाई हैं, तो क्या होगा पता है ना तुझे। सच्चम कुछ भी नहीं बोलता है, बस गुस्से में
सूर्यांश को देखने लगता है। उसके चेहरे पर घबराहट भी नहीं थी और ना ही इस बात का डर था कि सूर्यांश को सब कुछ सच पता चल गया है। सूर्यांश भी एक कदम और आगे सक्षम की तरफ बढ़ता है और बोलता है कि तेरी सगी बहन होती ना तो तू भी नहीं करता कभी ऐसी हरकत। तू ऐसा कभी भी नहीं करता, नहीं ना? तेरी सगी बहन नहीं है ना वो, इसीलिए तूने दुश्मनी निकालने के चक्कर में उसे मोहरा बना दिया है ना हम दोनों के परिवार के बीच में। तुझे थोड़ी भी शर्म नहीं आती है सक्षम? तू अच्छे से जानता था कि अगर आकृति की शादी मुझसे हो गई ना तो वो बहुत ज़्यादा खुश रहेगी, उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएंगी। लेकिन तूने आकृति को खुश रहने नहीं दिया ना। अपनी दुश्मनी के चक्कर में तूने आकृति को भी शामिल कर लिया है ना, इसीलिए तू ये सब कुछ कर रहा है। कैसा भाई है तू? जब आकृति को ये सब कुछ पता चलेगा तो क्या सोचेगी वो तेरे बारे में? एक पल में ही तुझे अपनी नज़रों से गिरा देगी वो, समझा ना? सक्षम कुछ नहीं बोल रहा था लेकिन उसकी आंखें बता रही थी कि सूर्यांश के कहने का उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा है इस वक्त। उसे बस अपने बदले से मतलब था जो कि वो प्रताप फैमिली से लेना चाहता था। उसे बस प्रताप फैमिली को बर्बाद करने से मतलब था और सूर्यांश पर इल्ज़ाम लगाकर उसने युद्ध का शंख फूंक भी दिया था। सूर्यांश भी थोड़ा और सक्षम के करीब आ गया और बोला कि बता सक्षम, बता दूं मैं तेरी बहन को कि तूने ही मुझे फंसाया है? बताऊं जाकर? सक्षम ने इस बार गुस्से में सूर्यांश के सीने पर हाथ रखकर उसे धक्का देते हुए कहा कि बता दे, जिसे जो बताना है ना बता दे जाकर। मैं किसी से भी नहीं डरता हूँ, ना ही तुझसे और ना ही आकृति से और ना ही तेरे बाप से और ना ही तेरे रुद्र चाचू से। सक्षम राय नाम है मेरा, बलवंत राय का पोता हूँ मैं और अनिरुद्ध राय का बेटा। अरे डरना तो मेरे खानदान में है ही नहीं और तू मुझे डरा रहा है। अगले ही पल सूर्यांश ने भी सक्षम का कॉलर पकड़कर उसे दीवार से लगा दिया और फिर एकदम से दहाड़ते हुए बोला कि डरना तो मैंने भी नहीं सीखा है। तुम्हारे माँ बाप की मौत हमारी वजह से नहीं हुई थी, लेकिन तुमने उनकी मौत का जिम्मेदार हमें ठहराया है। अरे वो तो मेरे माँ बाप के संस्कार हैं कि तुम अभी तक जिंदा हो, अभी तक तुम सांसें ले रहे हो, वरना तुमने न जो मेरे और मेरे आकृति के बीच में आग लगाने की कोशिश की है ना, उसके चलते तो मैं तुम्हें जान से भी मार दूं तो भी कम ही होगा। सक्षम ने भी खींचकर एक पंच सूर्यांश के मुंह पर जोर से जड़ दिया तो सूर्यांश भी अब पीछे हटने वाला बिल्कुल नहीं था। उसने भी पैर उठाकर सक्षम के पेट पर जोर से लात मारी। दोनों के बीच में आधे घंटे पहले जो लड़ाई हुई थी वो फिर से शुरू हो गई थी। ना तो सक्षम पीछे हट रहा था और ना ही सूर्यांश को अब और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया था कि ये सारा खेल उसी के ही साले का किया धरा है। दोनों ने ही स्टडी रूम को तोड़ ताड़ कर एकदम से बराबर कर दिया था, लेकिन अभी भी दोनों एक दूसरे से ही लड़ रहे थे। तभी स्टडी रूम का दरवाज़ा खुलता है तो दोनों ने ही दरवाजे की तरफ देखा तो आकृति वहाँ पर खड़ी हुई थी। आकृति ने दोनों को इस हालत में एक बार फिर से देखा तो उसकी आंखें एकदम हैरानी से फैल गईं। वो जल्दी से सूर्यांश के पास आ गई और उसने सूर्यांश को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया ही था कि तभी सूर्यांश ने उसका हाथ बीच में ही पकड़ लिया और एक झटका देकर गुस्से में बोलता है कि अपने भाई पर इतना भी अंधविश्वास मत करो। जितना कि तुम करने लगी हो ना, उतना करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो भी मेरे साथ हुआ है ना, ये सब कुछ तुम्हारे भाई ने ही किया है। आकृति ने एकदम गुस्से से चिल्लाते हुए कहा कि झूठ मत बोलो सूर्यांश, अपनी गलतियों का ठहराव मेरे भाई के ऊपर मत फोड़ो, समझे तुम? सक्षम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसे ऐसा लग भी रहा था कि अगर आकृति के सामने सच्चाई आएगी भी तो भी आकृति उसी का ही साथ देगी, सूर्यांश का बिल्कुल भी नहीं। वैसे भी सूर्यांश का साथ देने की कोई ठोस वजह भी तो नहीं थी उसके पास, जबकि सक्षम ने तो बचपन से ही आकृति को संभाला था और आकृति भी अपने भाई पर आंख बंद करके विश्वास करती थी। सूर्यांश ने भी सक्षम की तरफ देखा तो सक्षम ने बड़े ही प्यार से अपने होठों पर लगे हुए खून को साफ किया और फिर अपनी एक ऐब्रो चढ़ाकर सूर्यांश की तरफ देखने लगा। सूर्यांश ने भी आकृति के दोनों ही कंधों को पकड़कर हिलाते हुए कहा कि आकृति होश में आओ तुम। तुम्हारे भाई ने जानबूझकर तन्वी को मेरे कमरे में भेजा था। तन्वी की माँ शीला अभी अभी तुम्हारे विला से निकल कर गई है, वो भी यहाँ पर पैसे लेने के लिए आई थी। आकृति ने चिल्लाते हुए कहा कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इन झूठी बातों पर यकीन करूंगी? बिल्कुल भी नहीं। तुमने तो पहले भी झूठ बोला था ना, झूठ बोलकर मेरे नज़दीक आए थे तुम, और अब तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगी? बिल्कुल भी नहीं। निकलो यहाँ से, अभी के अभी निकलो यहाँ से सूर्यांश, वरना मुझे खुद नहीं पता है कि मैं तुम्हारा क्या करूँगी। मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म हो गया है, खत्म हो गया है हम दोनों का रिश्ता। अब अपना ये टूटा हुआ दिल लेकर तन्वी के पास जाओ। जितने झूठे तुम हो उतनी ही झूठी तुम्हारी फैमिली है, और तुम्हारे वो पापा जिनकी वजह से मैं अनाथ हुई गई हूँ ना, वो भी। तुम्हारे वो चाचू अपने
बच्चों के साथ तो खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं, लेकिन हमारे बारे में सोचा है उन्होंने? एक बार भी नहीं सोचा ना तुम्हारे पापा ने। कितने घटिया और गिरे हुए इंसान हैं वो दोनों ही भाई खुद को बहुत ज़्यादा महान समझते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी महान नहीं है। मुझे नहीं पता है वो दोनों किसकी पैदाइश है। आकृति ने इतना ही कहा था कि तभी सूर्यांश ने खींचकर एक तमाचा आकृति की गाल पर जोर से जड़ दिया और आकृति भी धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ती है। सूर्यांश की आंखों में इस वक्त एकदम से गुस्से के अलावा कुछ भी नहीं था। उसने आकृति को उंगली दिखाते हुए काफी ज्यादा गुस्से से चिल्लाकर कहा कि मेरे प्यार का नाजायज फायदा उठा रही हो तुम। मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम मेरी फैमिली को कुछ भी कहोगी। जो मन में आएगा तुम वो बोलोगी। सच्चाई तुम्हें पता नहीं है। अपने भाई की करतूत तुम सुनना नहीं चाहती हो और मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही हो तुम। आकृति, क्या समझती क्या हो तुम खुद को? क्या समझ के रखा है तुमने अपने आप को? सूर्यांश प्रताप सिंह नाम है मेरा। अरे तुम्हारे जैसी 36 लड़कियां आगे पीछे घूमती हैं मेरे, लेकिन मैं ही बेवकूफ था जो तुमसे प्यार कर बैठा। इतना कहकर सूर्यांश ने गुस्से में आकृति की बाजू पकड़कर उसे उठाया। आकृति की आंखों में एकदम से पानी आ गया और वो डरी हुई नजरों से सूर्यांश को देख रही थी। सूर्यांश बोलता है कि बहुत शौक है ना मुझसे दूर जाने का, बहुत शौक है ना रिश्ता खत्म करने का। लो, कर दिया मैंने रिश्ता खत्म, लेकिन याद रखना जिस दिन तुम्हें तुम्हारे भाई की सच्चाई पता चलेगी ना, उस दिन तुम्हारे पास रोने के अलावा कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। और रही बात मेरी फैमिली की, तो अगली बार मेरे पापा और मेरे चाचू के बारे में कुछ भी कहने से पहले ना इस थप्पड़ को याद रख लेना तुम, समझी ना? आइंदा से कभी मेरी फैमिली के बारे में कुछ भी मत कहना। अगर तुम अपने भाई के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती है तो मैं भी अपनी फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं सुनने चाहता हूँ। यह कहकर सूर्यांश ने भी आकृति को सक्षम की तरफ धक्का दे दिया, लेकिन सक्षम ने भी अपनी बहन को संभाल लिया था। सक्षम ने चिल्लाते हुए कहा कि सूर्यांश प्रताप सिंह, इस थप्पड़ का बदला मैं लेकर रहूंगा तुमसे। सूर्यांश, जो कि अभी गुस्से में वहां से जा रहा था, उसके कदम एकदम से रुक गए थे। उसने पलटकर सक्षम की तरफ देखा और बोला कि और तुमने जो मेरे साथ किया है ना, उसका भी त्याग कर दिया है मैंने। मेरे प्यार का अब मुझे कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे बीच में जो मेरी लड़ाई है उसका मैं बदला लेकर रहूंगा। अब से मैंने भी अपने प्यार की चिता को अग्नि दे दी है। अब हमारे और तुम्हारे बीच में सिर्फ दुश्मनी रहेगी, खुलकर होगी दुश्मनी। कोई आकृति को बीच में लेकर नहीं आएगा। ये कहकर सूर्यांश गुस्से में वहां से चला गया और सूर्यांश घर के बाहर आया तो संकल्प ने पूछा कि अभी अभी हमने शीला आंटी को यहाँ से जाते हुए देखा है। सूर्यांश बोलता है कि जानता हूँ, सब कुछ शीला और सक्षम का किया धरा है, लेकिन पापा और चाचू को ये सब कुछ मत बताना। चलो अब घर चलते हैं। तीनों ही भाई वहां से चुपचाप से घर की तरफ चले गए। आकृति ने सक्षम को देखा और फिर रोते हुए अपने कमरे में चली गई। तो वहीं सक्षम ने भी गुस्से में मुक्का बनाकर दीवार पर जोर से मारा। वो चाहता था कि आकृति और सूर्यांश हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर हो जाएं, लेकिन आकृति इतनी ज्यादा हर्ट हो जाएगी ये उसने कभी भी नहीं सोचा था। सूर्यांश भी अपने घर आ गया और घर आकर वो गुस्से में सोफे पर बैठ गया। संकल्प और अक्षत दोनों ही उसे देख रहे थे। सूर्यांश कुछ देर तक ऐसे ही बैठा रहता है और उसके जहन में सक्षम और शीला की सारी बातें घूम रही थी। फिर वो खड़ा हुआ और एकदम चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं तन्वी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। पूरी फैमिली अपने अपने कमरे से निकलकर बाहर आ गई और रुद्र एकदम हैरानी से सूर्यांश को देख रहा था। सूर्यांश बोलता है कि सुना आप सबने, मैं तन्वी से शादी करने के लिए तैयार हूँ और जितनी जल्दी हो सके शादी की डेट फिक्स कीजिए आप लोग, मुझे उससे शादी करनी है। ये कहकर सूर्यांश अपने कमरे में गुस्से से चला गया और नील और अवनी दोनों ही एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। अवनी ने भी आंखों में आंसू लिए नील से कहा कि पड़ गई दिल को ठंडक आपके, मिल गई तसल्ली। मुझे लगा था कि मेरे बेटे के लिए सक्षम को मनाओगे आप, आकृति को इस घर की बहू बनाकर लेकर आओगे, लेकिन आपने तो मेरे बेटे को उस घटिया लड़की के साथ बांध दिया है ना। अवनी भी गुस्से से रोते हुए वहां से चली गई। तो वहीं रुद्र को भी समझ में नहीं आ रहा था कि सूर्यांश ने अपना डिसीजन इस तरह से अचानक से चेंज क्यों कर लिया। तो वहीं दूसरी तरफ प्रज्ञा के कमरे की बालकनी में नकुल तो झूले पर बैठे बैठे ही सो गया था और प्रज्ञा भी बालकनी में पड़े हुए सोफे पर ही सो गई थी, इस बात से बिल्कुल बेफिक्र कि अगर उसके कमरे में उसकी माँ आ गई तो फिर क्या ही होगा। प्रज्ञा को तो किसी से भी डर नहीं लगता था, वो भी सबको दो आंसू टपका कर मना लेती थी, लेकिन शिखा प्रज्ञा की बातों में कभी भी आने वाली नहीं थी। शिखा इस वक्त किचन में खाना बना रही थी। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आखिरकार क्या करेगा सूर्यांश और क्या आकृति को पता चलेगी सक्षम की सच्चाई और क्या करेगी फिर आकृति।